नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसकी हेडिंग है भारतीय राज्य क्षेत्र का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक समझने से पहले या फिर उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम हेडिंग को समझते हैं, उसकी एक एक बारीक बारीक चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय राज्य क्षेत्र की, इंडियन टेरिटरी की। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने एक रफ मैप बनाया है इंडिया का। तो वर्तमान में आज हम इंडिया के मैप को यदि देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें इंडिया का मैप दिखाई देता है। तो ये बाउंड्रीज कैसे तय की गई, कैसे निश्चित किया गया कि इस टेरिटरी को इंडिया कहा जाएगा, है ना। इसके अंतर्गत आने वाले हर स्टेट जो भी इस टेरिटरी के अंतर्गत, इस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, वो भारत देश के अंतर्गत आने वाला राज्य होगा। ऐसे डिफाइन कैसे किया गया, कैसे निश्चित किया गया इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय राज्य क्षेत्र का एकीकरण एवं पुनर्गठन, यहाँ पे दो जो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, एकीकरण एवं पुनर्गठन, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं एकीकरण। एकीकरण से हमें क्या समझ में आ रहा है? एकीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, वर्ड से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। एकीकरण का अर्थ होता है एकीकृत करना, इकट्ठा करना। जब हम किसी बिखरी हुई चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं, एक करते हैं और उसे एक ही नाम दिया जाता है, तो उसे एकीकरण कहते हैं, या फिर चीज़ों को एकीकृत करना कहते हैं, या इंटीग्रेट करना कहा जाता है इसे। तो इसी तरह जब स्वतंत्रता के से पहले की बात की जाए तो हमारा जो भारत की टेरिटरी, जो वर्तमान टेरिटरी है, स्वतंत्रता से पूर्व ये बिखरी हुई थी, है ना। इसे एक नाम, भारत नाम से नहीं कहा जा सकता था कि ये इतनी टेरिटरी पूरी भारत है, ऐसा नहीं कहा जाता था। अलग अलग देसी रियासतें वगैरह थी, आपने पढ़ा ही होगा। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता ही होगा, देसी रियासतें थी। फिर कुछ प्रांत ऐसे थे जहाँ पर यूरोपीय शासन था, है ना, यूरोपीय कंट्रीज़ का शासन था, ब्रिटेन वगैरह ने, ब्रिटिश प्रांत थे। ऐसे सभी भागों में बटा हुआ था हमारा भारत देश। तो इन सभी को स्वतंत्रता के बाद में, जब 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इन छोटे छोटे भागों को इकट्ठा करना और एक राष्ट्र का निर्माण करना। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में यदि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। कितनी? 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, राष्ट्र बने हुए हैं। और एक राष्ट्र को, एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण करने में, है ना, एक आधुनिक राष्ट्र बनने में काफ़ी समस्याएं आती है। उसे कई फेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई समूह, कोई टेरिटरी एक राष्ट्र का रूप ले पाती है। वैसे ही भारत भी था। भारत को भी एक राष्ट्र बनने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बिखरा हुआ था, ठीक है। और बहुत सारी समस्याएं तो ये भी थी कि देश में जातिगत, है ना, धर्म के रूप में काफ़ी कुछ समस्याएं थी। फिर भाषाई आधार पर भी समस्याएं थी, क्योंकि यहाँ पे कहा ही जाता है भारत को कि अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। तो ये एकता कहाँ से आई? जब ये अनेकता को इकट्ठा किया गया, एकीकृत किया गया, इनका इंटीग्रेशन किया गया, एकीकरण किया गया, तब जाकर कहीं ये देश बना है, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन से हम क्या समझेंगे कि 15 अगस्त, आपको एक और बार मैं क्लियर कर देती हूँ जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। 15 अगस्त 1947 से पहले, है ना, कि पहले की बात कर रही जा रही है, पूर्व की बात कर जा रही है। बिफोर टू 15 अगस्त 1947 जो इंडियन टेरिटरी थी, ये किन भागों में विभक्त थी? ये कई भागों में विभक्त थी, जैसे कि यूरोपीय प्रांत, है ना, कुछ यूरोपीय कंट्रीज़ थी, उन्होंने ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भी जैसे यूरोप के अंतर्गत आता, लेकिन ये टेरिटरी, इसका ज़्यादा प्रभुत्व था भारत पे, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। यूरोपीय प्रांत के अंतर्गत हम ले लेते हैं फ्रांस और पुर्तगाल, ठीक है, और देसी रियासतें। ऐसे डिवाइडेशन था भारत का, इंडियन टेरिटरी का, ठीक है, देसी रियासतें।
तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? एक राष्ट्र का निर्माण करना, एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना। उस राष्ट्र के निर्माण करने के लिए क्या चाहिए था हमें? कि ये जितनी भी इंडियन टेरिटरीज़ के पार्ट हैं इन्हें एक किया जाए, इकट्ठा किया जाए। अच्छा फ्रेंड्स, देसी रियासतें ऐसा नहीं कि 2-3 देसी रियासतें थीं, लगभग 565 रियासतें थीं। सोचिए, अगर इन रियासतों को इकट्ठा नहीं किया जाता तो आज भारत में जो स्टेट्स देखने को मिलती, शायद इतनी स्टेट्स देखने को मिलती कि मध्य प्रदेश रियासत, हैदराबाद रियासत, है ना, जूनागढ़ रियासत, ऐसे हमें देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर रियासत, ऐसे अलग अलग रियासतें, 565 रियासतें हमें देखने को मिलती। तो क्या किया कि प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को भारत में स्थापित करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा? एक करना पड़ा, इकट्ठा करना पड़ा, जिसमें जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो वल्लभ भाई पटेल का माना जाता है ना? किनका माना जाता है? वल्लभ भाई पटेल का। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को एक राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र का रूप देने के लिए। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए होंगे कि इन सभी को एकत्रित किया गया, इंटीग्रेट किया गया। अब हम पुनर्गठन को देखते हैं कि पुनर्गठन वर्ड क्यों आया है। पुनर्गठन का इंग्लिश मीनिंग होता है रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, देसी रियासतें जितनी भी थी अलग अलग पार्ट्स में, जैसे यहाँ इंडिया में यहाँ पे देसी रियासत ये वाली, इन सबको इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत माना गया और इकट्ठा कर लिया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ देसी रियासतें काफ़ी छोटी थी, है ना, वित्तीय आधार पर प्रशासनिक उन्हें सैन्य व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे काफ़ी लूज थी वो, तो उसे उन्हें वैसा ही तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना, क्योंकि एक हमें एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था, है ना। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी, जब इन्हें एकत्रित कर लिया गया तो हमें ज़रूरत ये पड़ी कि हम इन्हें डिवाइड कर दें अलग अलग राज्यों के रूप में, स्टेट्स के रूप में, इंडिया के स्टेट्स के रूप में डिवाइड कर दें। लेकिन ये डिवाइडेशन कैसे किया जाए, है ना। पहले तो डिवाइडेशन करना था, तो उसे क्या कहा गया? रीऑर्गेनाइजेशन कहा गया, पुनर्गठन कहा गया। कि देसी रियासतें कि सपोज भोपाल रियासत है, उसका पार्ट इतना है ना, लेकिन इसको बढ़ाकर इतना करना है, या फिर ये ज़्यादा बड़ी है तो इसे घटाकर छोटा करना है। ये सब क्या हो जाएगा? रीऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि इनके एकीकरण, इंटीग्रेशन के बाद की प्रोसेस थी, पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी, इंटीग्रेशन क्या है और रीऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हुई, है ना। तो हम भारत के एकीकरण को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भारत का एकीकरण, इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देसी रियासतों को देखेंगे। देसी रियासतों का एकीकरण, फिर हम बात करेंगे यूरोपीय उपनिवेशों, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय, अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय, लास्ट में हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन इसे हम 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे कि देसी रियासतों का एकीकरण
जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कैसे इंटीग्रेशन किया गया उनका। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो यूरोपीय प्रांत थे, है ना, यूरोपीय प्रांत या यूरोपीय उपनिवेश, जो भारत का जो टेरिटरी, जो यूरोप के देशों के ने उन पर कब्जा कर लिया था, अपना शासन कर लिया था, अपना प्रभुत्व जमा लिया था, उन्हें भारत में कैसे विलय किया गया। उसके बाद में कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें भारत ने अपना क्षेत्र घोषित किया, तो वो किस आधार पे किया। और फिर बाद में हम देखेंगे कि जब ये सब एकीकृत हो गए तो इनका डिवाइडेशन कैसे किया गया, इनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया, जो कि हम राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। हेडिंग डालते हैं हम देशी रियासतों का एकीकरण। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सबसे पहले देशी रियासतों का एकीकरण। तो देशी रियासतों में सबसे पहले हम देखते हैं देशी रियासत किसे कहा गया था। देशी रियासतें वे रियासतें थी या उस समय के भारत या उस समय के राज्य क्षेत्र का वो भाग था जहाँ पर डायरेक्टली राजा महाराजाओं का आधिपत्य था, उस समय था। ठीक है, लेकिन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब ब्रिटिश प्रशासन ने पूरी राज्य क्षेत्र में की नाक में दम कर दिया था, तो इन्हें कैसे स्वतंत्र छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ पे भी आधिपत्य करने का प्रयास तो किया होगा, बिल्कुल किया था। और ये जो डायरेक्ट हमें ऐसा लगता था कि वहाँ के राजा महाराजाओं का आधिपत्य है इन रियासतों पर, लेकिन इनडायरेक्टली इन्हें कौन चलाता था, इन्हें ब्रिटिश प्रशासन ही चलाता था। जैसे कि जितने भी बाह्य संबंध थे, जितने भी आउटर रिलेशनशिप थे, उन्हें मेंटेन कौन कर रहा था, ब्रिटिश प्रशासन मेंटेन कर रहा था इनके बिहाफ पर। जैसे कि विदेशी मामले हुए, उस समय के विदेशी मामले जो हुए, फॉरेन अफेयर्स हुए, उन्हें कौन देखता था, इनके फॉरेन अफेयर्स कौन देखता था, इनके फॉरेन अफेयर्स देखता था ब्रिटिश प्रशासन। तो इस तरह इनडायरेक्टली ब्रिटिश प्रशासन का इन पर आधिपत्य था। ये कोई स्वतंत्र वगैरह नहीं थे, लेकिन उनके नज़रिए से इन्हें स्वतंत्र कहा जाता था। अब फ्रेंड्स, बात होती है कि हम अपने मुद्दे से नहीं हटते हैं, हम एकीकरण की बात करते हैं। तो एकीकरण कैसे हुआ। अब ब्रिटिश जो प्रशासन था उन्होंने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 से आपके देश को आज़ाद कर दिया जाएगा ब्रिटिश प्रशासन से, आपका आधिपत्य हो जाएगा, है ना, आप आपका संविधान लागू कर सकते हैं, आप आपकी सरकार बना सकते हैं, अब यहाँ की जनता लोकतंत्र के आधार पे अपना नेता चुन सकती है और अपना प्रशासन चला सकती थी। इस टाइप की कंडीशन बनी थी। ठीक है, लेकिन दो शर्तें थी यहाँ पे, दो समस्याएं आ रही थी, दो प्रश्न उठ रहे थे उस समय पे, है ना, जो करंट थे। क्या था कि भारत का विभाजन करना था, क्योंकि भारत की कुछ जनता, कुछ जो उस समय का जो राज्य क्षेत्र था वहाँ की जो मुस्लिम जनता थी, वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि हमारा एक अलग से राष्ट्र बने। तो एक अलग डोमिनियन की डिमांड हो रही थी, निर्माण की डिमांड हो रही थी। ठीक है, और दूसरा प्रश्न था देशी रियासतों का भविष्य, कि इस टाइम पे जो देशी रियासतें जो कि ब्रिटिश प्रशासन के अकॉर्डिंग क्या थी, स्वतंत्र थी, तो इनका भविष्य क्या होगा, इन्हें क्या करना है, ये क्या स्वतंत्र ही रहेगी जैसी है, या फिर राजा महाराजा जैसे वहाँ पे शासन करते हैं इसी तरह से आगे भी शासन करते रहेंगे। ये सब चीज़ें थी, ये सारे प्रश्न थे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि इन सभी समस्याओं को, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया, है ना। कब किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, याद रखना, 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को मेनली जो ये प्रश्न थे, है ना, इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक सृजन किया गया, एक अधिनियम का सृजन किया गया। उस अधिनियम को जाना गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें कुछ फैसले लिए गए, अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कब, 18 जुलाई 1947, क्योंकि 15 अगस्त की डेट पास में ही आ रही थी, तो ये सब चीज़ें करनी थी 1947। तो क्या क्या लिए गए इसके अंतर्गत, जो इस समस्या को हल करने के स्वरूप में जो फैसले लिए गए, वो क्या क्या लिए गए। तो फर्स्ट इन्होंने क्या कहा कि भारत का विभाजन होगा 2 स्वतंत्र डोमिनियंस में। ठीक है, भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन में,
या फिर राष्ट्र में बोल सकते हैं, डोमिनियन में। ठीक है। सेकेंड इनकी थी कि जो ब्रिटिश भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त करने की घोषणा की गई, जो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहे थे कि देशी रियासतों पर इनडायरेक्टली जितना भी जैसे विदेशी मामले संभाल रहे थे, तो इन सब से देशी रियासतों को आज़ाद करना था। देशी रियासतों को क्या करना था? देशी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रशासन के आधिपत्य का समाप्तिकरण या एंडिंग हो गई थी, समाप्तिकरण। ठीक है। और थर्ड था कि जो रियासतें थीं उनको 3 शर्तें दी गई थी। रियासतों को, जो देसी रियासतें थी, इन्हें 3 शर्तें दी गई थी। क्या क्या शर्तें थी हम देखते हैं। देसी रियासतों को 3 शर्तें दी गई थी। फर्स्ट थी, या तो ये भारत डोमिनियन में चले जाए, या पाकिस्तान डोमिनियन में चले जाए, या फिर स्वतंत्र रहें। इन पे 3 निर्णय दे दिए गए थे कि आपको जो भी करना है, आप स्वतंत्र हैं, या तो आप भारत में विलीन हो जाइए, या पाकिस्तान में चले जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए, जैसे आप हैं उसी तरीके से रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो निर्णय थे ये किन पे छोड़ दिए गए थे? देसी रियासतों पे छोड़ दिए गए थे। वर्तमान में जो उन्हें चला रहे थे, जो शासक थे उस समय के, उन पर छोड़ दिया गया था कि आपको क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हुआ क्या? लगभग उस समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। कितनी देशी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। तो संविधान सभा का निर्माण तो इस समय हो ही गया था, और किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता ही होगा कि ये देशी रियासतों का जो विलय भारत में हुआ था, उसके मेन मुखिया, उनके कर्ता धर्ता, या आज भारत का जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसके मेन मुखिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। काफ़ी सूझबूझ से इन्होंने निर्णय लिए और आज भारत को स्वरूप दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने 565 में से मैक्सिमम रियासतें भारत में, मैक्सिमम क्या 562 रियासतें तो भारत में ही विलय हो गई थी, क्योंकि उनके सामने मजबूरी क्या थी? देखिए फ्रेंड्स, वो चाहते तो स्वतंत्र भी रह सकते थे, लेकिन स्वतंत्र क्यों नहीं रहे? उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें भी आई इसमें स्वतंत्र रहने में। क्या दिक्कतें थी? देखिए, कुछ रियासतें जो थी, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, है ना, वित्तीय उनका जो वित्तीय अभाव था उनकी रियासतों में, सो इस कारण से भी वो स्वतंत्र नहीं रह सकती थी, कभी ना कभी उन पर कोई कब्जा कर ही लेता। तो इससे बेहतर है कि एक होकर रहा जाए, है ना, ये सोचा, तो वो विलय हो गई। भारत में विलय हुई, इसका भी एक रीज़न मैं बताऊंगी आपको, लेकिन क्या क्या रीज़न थे कि वो स्वतंत्र नहीं रह पाई, ये देख लेते हैं कि रियासतें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोई भी रियासत हुई, जैसे कि आज हमारा इंडिया ही है, अगर हमें किसी में विलय होने का कहेंगे तो हम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने भारत को, हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र भारत है, हम क्यों किसी और राष्ट्र में विलय होने जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। या तो कोई प्रॉब्लम्स होगी, हमारी कोई समस्याएं होगी, या कोई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे जिस कारण से ही हम विलय होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो ऐसे देसी रियासतें भी थी, जैसे कि भोपाल रियासत हुई। तो भोपाल रियासत, वहाँ के जो लोग जानते थे, वो किसी भारत को तो नहीं इतना जानते थे, वो तो रियासत को जानते थे कि भाई हमारा शासक ये है, जो भी शासन उस टाइम पर कर रहे थे, ये हमारे शासक हैं, ये जैसा बोलेंगे वैसा हमको करना है, या ये प्रशासन करेंगे हमारे ऊपर, इस टाइप से था। लेकिन वो फिर भी स्वतंत्र नहीं रही। क्या क्या रीजंस थे उसके? जैसे कि वित्तीय अभाव, उनके सामने ये समस्या आ गई थी, वित्तीय अभाव। फिर रक्षा संबंधी अभाव, है ना, किसी के पास सैन्य अभाव था इसलिए। रक्षा संबंधी अभाव हो गए। या फिर किसी कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतः ही डोमिनियंस में मिलना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन डोमिनियंस के अंदर थी, उनका राज्य क्षेत्र उन्हीं के अंदर आता था, तो वो अलग
अलग से प्रशासन कैसे करें, है ना, अलग से अपना कैसे प्रशासन करें। तो उन्होंने सोचा कि हम इनमें विलय होकर ही खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। तो स्वेच्छा भी थी, स्वेच्छा, ये सब रीजंस रहे थे उनके स्वतंत्र न रहने के और इन डोमिनियंस में विलय होने के। तो मैक्सिमम जो देसी रियासतें थी वो भारत में विलय हो गई थी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से। ठीक है, बाकी कुछ रियासतें बची जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे हैदराबाद, जैसे जूनागढ़ रियासत। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनको 15 अगस्त 1947, इन सभी रियासतों को टाइम कब तक का था, 15 अगस्त 1947 तक का दिया था कि आपको निर्णय ले लेना है क्योंकि उसके बाद में स्वतंत्र हो जाएगा देश, है ना। लेकिन ये जो 3 रियासतें थी ये 15 अगस्त 1947 तक भी अपना निर्णय नहीं ले पाई कि ये किस डोमिनियन में इन्हें जाना है। इन्हें भारत डोमिनियन में मिलना है या पाकिस्तान डोमिनियन में मिलना है या स्वतंत्र रहना है, ये किसी भी प्रकार से अपना जो निर्णय है वो नहीं ले पाई थी। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ में क्या समस्या थी, जूनागढ़ के साथ में क्या समस्या थी और हैदराबाद के साथ में क्या समस्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम इसे अलग से ही पढ़ते हैं हेडिंग रूप में, है ना, ताकि हमारे मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इसके साथ में और हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हम एक एक टेरिटरी को या फिर एक एक रियासत को, एक एक प्रिंसली को हम अलग से पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके आगे का वीडियो आएगा जो कि इन सभी तीनों रियासतों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।